आप सभी को मेरा नमस्कार। एनवायरनमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ लगातार बना हूं और आज इसी कड़ी में एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एनवायरनमेंट से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप रेशियो में बात करेंगे तो एनवायरनमेंट से लगभग सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और एनवायरनमेंट इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इसीलिए मैं लगातार एनवायरनमेंट से जुड़े हुए विषयों पर आपके साथ संवाद कर रहा हूं। तो इसी कड़ी में आज हम देखते हैं वेटलैंड्स के बारे में और इस टॉपिक में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि हमारा टॉपिक आज वेटलैंड्स है, इसमें पहला हमारे पास हम देख लेते हैं वेटलैंड्स डे के बारे में। वेटलैंड्स डे एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा और वेटलैंड्स डे का अगर हम बात करेंगे तो 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और ये 1971 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। 1971 से इसकी स्टार्टिंग हुई है और 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? अगर हम इसके पीछे के कारणों की बात करें तो 2 फरवरी सन 1971 में रामसर, जो कि एक स्थान ईरान में पड़ता है, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन का जो विषय था वो वेटलैंड्स था। इसीलिए 2 फरवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाकर 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेटलैंड्स की परिभाषा क्या है। वेटलैंड्स, सामान्य अगर हम वेटलैंड्स की बात करेंगे, वेटलैंड्स को हिंदी में कहा जाता है आर्द्र भूमि। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में हम वेटलैंड्स कहते हैं, हिंदी में हम इसे आर्द्र भूमि कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वेटलैंड्स को हम हिंदी में कह सकते हैं दलदल। सामान्य भाषा में अगर हम इसे देखें तो ये है दलदल। लेकिन वेटलैंड्स दलदली क्षेत्र हैं और ऐसे दलदली क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता मैक्सिमम मिलती है, तो यानी ऐसे दलदली क्षेत्र हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मिलती है, उन स्थानों को हम वेटलैंड्स कहते हैं। लेकिन जब हम किसी भी स्थान को वेटलैंड्स घोषित करते हैं, किसी दलदल वाले क्षेत्र को वेटलैंड्स घोषित करते हैं, तो इसमें हम कुछ पैमाना देख लेते हैं। जैसे इसमें देखा जाता है, ये हमारा पानी वाला क्षेत्र है और लगभग हम इससे बात करेंगे 6 मीटर की जो गहराई है, लगभग 6 मीटर की जो गहराई है, उस गहराई तक मैक्सिमम हम बात करें यहाँ पर 6 मीटर की गहराई तक। यानी कोई दलदली क्षेत्र है, वो दलदली क्षेत्र लगभग 6 मीटर की गहराई तक है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक मिल रही है, तो उस क्षेत्र को हम किस में घोषित करेंगे? वेटलैंड्स में हम उस क्षेत्र को घोषित करेंगे। ध्यान ये रखना है कि 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मीटर या 6 मीटर से कम हो, दलदली क्षेत्र हो और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैसे बात की गई है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक हो, तो इस क्षेत्र को वेटलैंड्स घोषित कर लेंगे। जैव विविधता का सामान्य मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के जीवों का मिलना बायोडाइवर्सिटी है। यानी बायोडाइवर्सिटी एक ये एरिया है और इस एरिया में विभिन्न प्रकार के जीव निवास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो ये इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ये क्षेत्र यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है, यानी जीवों में विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर मिले हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ABCD, इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के जीव इसमें मिल रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में हमने ये देखा कि ऐसा दलदली क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है और गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो वेटलैंड्स कहलाता है। और इससे पहले हमने देखा वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1971 में पहली बारी वेटलैंड्स डे मनाया गया था। और वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी सन 1971 में रामसर, जो ईरान में स्थान है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन वेटलैंड्स पर आधारित था। अब हम बात कर लेते हैं वेटलैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वेटलैंड्स के अगर हम प्रकार की बात करें तो वेटलैंड्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करें प्राकृतिक जो वेटलैंड्स होते हैं और दूसरे हम बात कर लेते हैं मानवीय जो वेटलैंड्स होते हैं। जहां हम प्राकृतिक वेटलैंड्स की बात करेंगे, प्राकृतिक वेटलैंड्स
को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है समुद्र तटीय जो वेटलैंड्स है, और दूसरे हम बात करेंगे मुख्य भूमि के जो वेटलैंड्स है। यानी समुद्र के किनारे वाले जो वेटलैंड्स हैं जिसे हम पहले में देख रहे हैं, और दूसरे में हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि के अंतर्गत, यानी जो मेन लैंड है उसमें जो वेटलैंड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे समुद्र तटीय समुद्र तटीय की अगर हम बात करेंगे, समुद्र तटीय ये हमारे पास वेटलैंड्स है। समुद्र तटीय वेटलैंड्स में हम बात कर रहे हैं पहला मैनग्रोव की। जैसे कि हमें पता है मैनग्रोव एक प्रकार की फॉरेस्ट है, समुद्र के किनारों पर मिलने वाली फॉरेस्ट है, और मैनग्रोव को सुंदरी के वन भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा वो सुंदरवन के डेल्टे के नाम से जाना जाता है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यहाँ से गंगा आ रही है और इस साइड से ये ब्रह्मपुत्र आती है, इसका जो ये क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र पे जो फॉरेस्ट मिल रही है वो फॉरेस्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पर ये काफ़ी दलदल वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये मैनग्रोव वन मिल रहे हैं, या सुंदरी के यहाँ पे वृक्ष मिल रहे हैं। सुंदरी के जो वृक्ष हैं इनकी जो जड़ें हैं लगभग फ्लोटिंग वाली स्थिति में है। यहाँ पे पानी है बंगाल की खाड़ी, और इस बंगाल की खाड़ी में लगभग फ्लोटिंग वाली स्थिति में। तो ये क्षेत्र काफ़ी दलदली क्षेत्र है। भारत का एक फेमस जीव है बंगाल टाइगर, वो इसी वाली बेल्ट में, यानी जो सुंदरवन का डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसी डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलता है। दूसरा हम बात कर देते हैं लैगून की। लैगून समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी जब झटके से अंदर की ओर आता है और अंदर स्टोर हो जाता है तो उसे हम लैगून कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जहाँ पे हमारा केरल वाला हिस्सा है, और इस केरल वाले हिस्से में हम देखते हैं कि पानी अरब सागर का पानी अंदर जंप करता है और इस प्रकार का अंदर एक झील बन जाती है, जिस झील को हम लैगून झील कहते हैं। तो इस प्रकार से लैगून यानी समुद्र का पानी जो झटके से अंदर आ रहा है वो लैगून का निर्माण कर रहा है। तो ये जो पानी अंदर स्टोर है और समुद्र का पानी जो बाहर से अंदर आया, तो यहाँ पर भी दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है और इस कारण ये वेटलैंड्स बन जाता है। आगे हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड्स है वो है वेम्बनाड, और यहाँ पर ये जो पानी अंदर स्टोर हुआ है, ये रुका हुआ है, यहाँ पर जो झील बनती है इस झील को हम लैगून झील कहते हैं। भारत की एक प्रसिद्ध झील है जिस झील को हम वेम्बनाड झील कहते हैं, और ये केरल में स्थित है, ये लैगून झील है। तो यहाँ पर भी दलदल वाला क्षेत्र है, यानी वेटलैंड्स वाला क्षेत्र है। आगे हम बात करेंगे कोरल रीफ की। कोरल रीफ यानी कोरल एक समुद्री जीव होता है, और जब वो मर जाता है तो उसकी विशेषता क्या होती है कि वो समुद्र में जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को खा लेता है और अपने बाहर कैल्शियम का एक कवच बना देता है जो उसकी सुरक्षा को लेकर होता है। आगे हम किसी टॉपिक में पर्टिकुलर कोरल पे डिस्कस करेंगे, यानी प्रवाल पे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, यानी प्रवाल जो वेटलैंड्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में प्रवाल मिलते हैं, यानी यहाँ जो जीव है ये जीव मर जाता है, मरने के बाद एक जीव के बाद दूसरा तीसरा, इस तरीके से एक ढेर लग जाते हैं और इस प्रकार की एक चट्टान बन जाती है। तो जो कोरल रीफ बनती है, मान के चलो ये कोरल रीफ बन गई है, और इसके जो चारों ओर वाला ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दलदली जो क्षेत्र बना हुआ है, ये दलदली क्षेत्र वेटलैंड्स बन जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं एस्चुरी की। एस्चुरी से पहले हमें एक चीज़ डेल्टा समझना पड़ेगा। डेल्टा जब नदी अपने अंतिम अवस्था में होती है और कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, ये नदी आ रही है और ये नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो इस तरीके से जो आकृति बनती है इस आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो एस्चुरी की हम बात करते हैं, जब एस्चुरी नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है, यानी सागर या महासागर में गिरने वाली होती है और इस प्रकार की रचना नहीं बनाती है, यानी एक ही धारा के रूप में सागर में समा जाती है या महासागर में समा जाती है, तो इस प्रकार की रचना को हम एस्चुरी कहते हैं। और इसके किनारे वाले इन क्षेत्रों में भी दलदल वाली स्थिति बनती है, तो ये भी वेटलैंड्स कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे उथला क्षेत्र की। उथला क्षेत्र का मतलब है कटा फटा क्षेत्र। जैसे हम अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इस तरीके से कटा फटा है। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये उथला हुआ क्षेत्र है, यानी कटा फटा वाला क्षेत्र है। तो ये जो कटा फटा क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी दलदल बनता है और यहाँ पर जीव मिलते हैं, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है और इस तरीके से ये भी वेटलैंड्स बन जाता है। तो इसमें हमने देखा समुद्र के किनारों पर वेटलैंड देखा, मैनग्रोव क्षेत्र है, लैगून है, कोरल रीफ, एस्चुरी और उथला क्षेत्र, यानी जो कटा फटा क्षेत्र होता है। अब हम बात करते हैं
मुख्य क्षेत्र में, यानी ज़मीन के अंदर की बात करें जहाँ पे वेटलैंड्स मिलते हैं, दलदली क्षेत्र मिलते हैं, जैसे झील। झीलों के किनारों पर, ये हमारी एक झील है, इस झीलों के किनारों पर हमें दलदल मिलेगी और काफ़ी बार झीलों के बीच में भी दलदल मिल जाती है हमें, तो ये वेटलैंड्स का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करेंगे तालाब। झील का छोटा रूप तालाब है, यहाँ पर भी वेटलैंड्स या दलदली क्षेत्र बनते हैं। आगे बात करेंगे हम नदी की। तो नदी के किनारों पर ये नदी आगे बढ़ रही है, इस तरीके से इसके किनारों पर भी दलदल वाले क्षेत्र बन जाते हैं, अर्थात वेटलैंड्स बन जाते हैं। तो ये हमने देखे, प्रकृति इसका निर्माण करी, इंसान इसका निर्माण नहीं कर रहा, प्रकृति के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। दूसरे अगर हम बात करेंगे मानवीय की बात करेंगे, तो मानवीय में हम देखते हैं एक्वाकल्चर। जैसे पानी, जो पानी वाला क्षेत्र होता है जिसमें हम ये पूरा पानी वाला क्षेत्र है, इसमें हमारी प्लांटिंग की हुई है, हमने पेड़ लगा रखे हैं। ऐसे पेड़ जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल हो जाती है और ये क्षेत्र जो दलदली हम बनाते हैं इसको, और ये इस तरीके से वेटलैंड्स बन जाता है। दूसरे हम बात करेंगे नहर की। जो नहरें हम बनाते हैं, इस तरीके से हमने नहरों का निर्माण किया और इन नहरों के किनारों पर भी दलदली, क्योंकि पानी बाहर आता है और मिट्टी के साथ मिलकर दलदली क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर भी विभिन्न छोटे छोटे कीट मकोड़े या इस तरीके से छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं। धीरे धीरे जीवों की और संख्या बढ़ती जाती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी और फाइनली वेटलैंड्स का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये देखा वेटलैंड्स के टाइप के बारे में देखा। 2 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक है, दूसरा मानवीय है। जिसमें हमने प्राकृतिक में बात की समुद्र के तट वाले और दूसरा हमने बात की मुख्य भूमि वाले। वहीं हमने मानवीय में देखा जो इंसान के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप जो वेटलैंड्स का निर्माण होता है उसके बारे में हमने देखा। आगे हम बात करते हैं ये जो वेटलैंड्स है इसका महत्व क्या है। पहला हम ये देखते हैं कि वेटलैंड्स का बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्व है, यानी जिन इलाकों में, जिस क्षेत्र में वेटलैंड्स होंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलेगी तो स्वाभाविक है ये सुपर मार्केट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं, इसीलिए इसे सुपर मार्केट भी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी अधिक होने के कारण इसे हम सुपर मार्केट कह रहे हैं। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है पर्यावरण के लिए, और इसे अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो ये नदी है और आगे हम ये देख रहे हैं इस नदी में बीच में ये इस तरीके से एक वेटलैंड्स बन रहा है, ये दलदली क्षेत्र बन रहा है। ये दलदली क्षेत्र, इस नदी की जो जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी, ये अशुद्धियाँ इस वेटलैंड्स में आ रही हैं, दलदल वाले भूमि में आ रही हैं। कुछ पानी अंदर को रिस जाता है, तो जो पानी अंदर को रिस रहा है, ये जो जल है, जो अशुद्ध जल अंदर जाके ज़मीन के अंदर जाके प्यूरीफाई ये वेटलैंड्स इसको कर रहा है। बाकी जो जल यहाँ पर आगे बढ़ा वो भी शुद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से जो पानी अंदर रिस जा रहा है वो भी शुद्ध हो रहा है और जो पानी आगे बढ़ रहा है वो भी शुद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या काम कर रहा है, वाटर के प्यूरीफाई के रूप में अगर हम बात करेंगे तो प्यूरीफाई के रूप में ये काम कर रहा है। प्यूरीफाई के रूप में काम करने के कारण इसे प्रकृति की किडनी या इसे वृक्क कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है हमारे शरीर में जो किडनी है वो ब्लड को प्यूरीफाई करती है, उसका काम ब्लड को प्यूरीफाई करना होता है। ब्लड में तरह तरह के जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको प्यूरीफाई करने की जिम्मेदारी हमारे शरीर में किडनी की होती है। और वैसे पर्यावरण में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने की जिम्मेदारी वेटलैंड्स की है, इसीलिए वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में वेटलैंड्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना कम होती है, यानी बाढ़ नियंत्रण में ये भूमिका निभाते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल, यानी पानी के, अगर हम सी लेवल की बात करेंगे, पानी के ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, तो जहाँ पे वेटलैंड्स बनते हैं वो ग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज करते हैं। यानी वेटलैंड्स हम ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमने यहाँ पे देखा वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे प्रकृति की किडनी या पर्यावरण की किडनी कहा जाता है। आगे हमने इसमें बात की कि ये बाढ़ नियंत्रण में भी कंट्रोल करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं टूरिज़्म को लेकर। जिन स्थानों पर वेटलैंड्स बनते हैं अमूमन उन स्थानों पर एक झील है, जिस झील में वेटलैंड्स बने हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं, इन्हें देखने के लिए जाते हैं, तो ये टूरिज़्म के लिए, यानी पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हम बात करेंगे तो रिसर्च के लिए, तो ये रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर हम महत्व की बात करें तो वेटलैंड्स एक रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तरह तरह के जीव यहाँ पर मिलेंगे, उन जीवों के रिसर्च के लिए भी यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम आगे बात करेंगे रामसर के बारे में। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो इस सम्मेलन, जो ये दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है
2 फरवरी को। और 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में रामसर नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ था, उसी को हम देख रहे हैं। रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी सन 1971 में। स्थान कहाँ का है? स्थान, देश का नाम ईरान है। भारत के बगल में, यानी जिस देश के हम रहने वाले हैं उसके बगल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन ये जो शहर है, जिस शहर में ये सम्मेलन हो रहा है, उस शहर का नाम रामसर है, इसीलिए इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन भी कहते हैं। आगे अगर हम इसके एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का, तो उद्देश्य है वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर हम इसके लागू वर्ष की बात करें तो वर्ष इसमें 1971 है, लेकिन अगर हम लागू होने की बात करें तो 1975 में इसे लागू कर दिया गया था। पहला सम्मेलन जो कि 1971 में हो रहा, लेकिन सभी देश जो इसमें शामिल थे उन देशों ने इस पर सहमति नहीं व्यक्त की, और आगे चलकर 1975 में सहमति व्यक्त की गई थी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि ये फोर्सफुली नहीं था, दबाव नहीं था कि जो देश इसमें शामिल थे उनको ये करना ही करना था, यानी ये कह सकते हैं कि ये बाध्यकारी नहीं था। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, भारत ने रामसर सम्मेलन को कब स्वीकार किया, यानी वेटलैंड्स को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने दुनिया के स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर कब हामी भरी कि हाँ हम वेटलैंड्स को सुरक्षित करेंगे, तो वर्ष है 1982। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने वेटलैंड्स जो सम्मेलन हुआ था उसको कब सही तरीके से स्वीकार किया, 1982 में, और दुनिया के देशों ने इसे 1975 में स्वीकार किया, जबकि यह सम्मेलन 1971 में हुआ था। अगर हम बात करें शुरुआती समय में जो रामसर सम्मेलन था ये बाध्यकारी नहीं था, लेकिन वर्ष 2010 में इसको बाध्यकारी बनाया गया है ना। जो भी देश इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको इसे लागू करना है, अर्थात वेटलैंड्स को अपने यहाँ सुरक्षित करना है। अगर हम देशों की बात करें, कितने देशों ने इस सम्मेलन पे, इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, 171 देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो बाध्यकारी हैं 2010 से कि वेटलैंड्स को सुरक्षित करना है। आगे हम बात कर लेते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड होता क्या है कि वे वेटलैंड्स जो मानवीय रूप से हो सकता है या फिर प्राकृतिक रूप से हो सकता है, संकट में चले जाते हैं। ऐसे वेटलैंड्स जो मानवीय रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से संकट में चले गए हो, उनको रखा जाता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। तो उनका रिकॉर्ड होता है, किसका रिकॉर्ड होता है? ऐसे वेटलैंड्स का जो कि संकट में आ चुके हैं। संकट में मानवीय कारण से हो सकता है, या मानवीय हस्तक्षेप से हो सकता है, या फिर प्राकृतिक हस्तक्षेप से हो सकता है, या प्राकृतिक कारणों से हो सकता है। तो ये था मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो क्या भारत के कोई ऐसे वेटलैंड्स हैं जो इसमें शामिल हैं, तो जवाब है यस। इसमें 2 हमारे वेटलैंड शामिल हैं। पहले की हम बात करेंगे लोकटक की। अगर हम लोकटक की बात करें तो लोकटक की जो लोकेशन है ये है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक हमारी बहुत फेमस झील है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस लोकटक झील के बीच में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, इसमें केवलादेव घाना है। केवलादेव घाना की जो लोकेशन है वो है राजस्थान में। तो हमें ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रैक्स जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में भारत के कितने वेटलैंड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल करता हूं। तो इसमें लोकटक है और दूसरा केवलादेव है। लोकटक की लोकेशन मणिपुर में, जबकि केवलादेव अगर हम बात करें तो केवलादेव की जो लोकेशन है वो राजस्थान में है। तो इस तरीके से मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है। क्या है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड? ऐसे वेटलैंड्स जो कि संकट में आ चुके हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत की स्थिति कैसे बात करें, लोकटक और केवलादेव घाना इसमें शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं रामसर साइट्स वेटलैंड्स की। यानी रामसर साइट्स में कितने वेटलैंड्स अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया के लगभग इसमें 2300 वेटलैंड्स इसमें शामिल है। लगभग 2300 वेटलैंड्स इसमें शामिल है। अगर हम दुनिया की बात करें तो लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। दुनिया में अगर टोटल हम वेटलैंड्स की बात करें, इस समय जो रामसर साइट्स में शामिल है उनकी संख्या 2300 है, और लगभग अगर हम दुनिया के एरिया की बात करें तो 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये वेटलैंड्स फैले हुए हैं।
लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश के कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं, उनकी वर्तमान संख्या है 37। पहले इनकी संख्या कितनी थी? ये थी 27, और हाल ही में इसी वर्ष 10 ऐड होगी, तो टोटल मिला के संख्या कितनी होगी? 37। आगे हम इन 10 पे भी डिस्कस करेंगे कौन से वो 10 शामिल हैं। तो वर्तमान में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं, उनकी संख्या 37 है। जबकि दुनिया की अगर हम बात करें, दुनिया के कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जो शामिल हैं, वो है 2300। ये संख्या भले आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अपने देश की आप संख्या जरूर याद रखेंगे। 37 है, कितने ऐड में, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये 10 हैं, कौन कौन से, उसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कौन कौन से भारत के फेमस वेटलैंड्स हैं। जैसे हम बात करेंगे भोज की। भोज की जो स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोज सागर एक झील भी है, जो कि इक्वेटर लाइन, जो कि भारत में जो लाइन गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, तो वो कर्क रेखा के बीच से कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। दूसरा हम बात करेंगे बुलर झील के। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो बुलर झील भी एक वेटलैंड्स है। आगे हम बात करेंगे ऊपरी गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेणुका की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। सांभर, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में। रुद्र सागर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नाम है, यह है त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में। भितरकनिका की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का भी उड़ीसा में स्थित है। पोलेरो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अष्टमुडी की बात करेंगे तो ये केरल में स्थित है। वेम्बनाड, ये केरल में स्थित है। यहाँ पर वेम्बनाड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वेम्बनाड भारत का सबसे बड़ा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिगेस्ट वेटलैंड्स है यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे दीपोर की, तो ये असम में है। तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वेम्बनाड जो है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। वेम्बनाड भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट ये वेटलैंड्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, ये एक लेगून निर्मित, केरल में दिखाया था, ये लेगून निर्मित झील है, वेम्बनाड झील है, और ये एक वेटलैंड्स है। वेम्बनाड झील में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर ओणम का फेस्टिवल होता है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ओणम का फेस्टिवल केरल में होता है, और इस फेस्टिवल में नावों की दौड़ होती है। तो ये नावों की दौड़ वेम्बनाड झील में होता है। और अगला चीज़, वेम्बनाड झील में के बीच में एक आइलैंड है, द्वीप है। इस द्वीप का नाम वेलिंगटन है। तो ये जो वेलिंगटन जो द्वीप है, इस वेलिंगटन द्वीप पर आर्मी का अगर हम बात करेंगे तो आर्मी का स्टाफ कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा बात करेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे इसी पर है, जो कि NH-47A है। हालांकि अभी नेशनल हाईवे के नंबर बदल चुके हैं, और फिलहाल तो अभी आप NH-47A ही इसे मानेंगे। तो ये NH-47A यहाँ पर ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। तो इस तरीके से हमने देखा ये कुछ महत्वपूर्ण वेटलैंड्स से। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के टोटल 37 वेटलैंड्स को इस समय शामिल किया गया है रामसर साइट्स में, और उनमें से 27 पहले के थे और 10 हमने और ऐड कर दिए। तो इनमें से अगर हम 10 की बात कर लेते हैं कौन कौन से, जैसे नंदूर मधमहेश्वर। तो नंदूर मधमहेश्वर की जो स्थित है, ये नासिक के नज़दीक है। नासिक यानी महाराष्ट्र में है। इसके अंतर्गत एक पक्षी अभयारण्य है। इस पक्षी अभयारण्य को कहा जाता है महाराष्ट्र का भरतपुर। देखो, भरतपुर की लोकेशन है राजस्थान की, लेकिन इसे कहा जाता है महाराष्ट्र का भरतपुर। ये पक्षी अभयारण्य कहाँ, ये किसके अंतर्गत है? नंदूर मधमहेश्वर के अंतर्गत। नंदूर मधमहेश्वर इस समय बन चुका है वेटलैंड्स, लेकिन नंदूर एक पक्षी अभयारण्य भी है, जिसे कि महाराष्ट्र का भरतपुर कहते हैं। भरतपुर की लोकेशन राजस्थान में है। इसे भरतपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से भरतपुर पक्षियों के लिए फेमस है, बाहर से पक्षियाँ आती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन की हम बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी पक्षियाँ आती हैं। अगर आगे हम बात करेंगे केशवपुर की बात करेंगे, ये देश का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पब्लिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों इसका मैनेजमेंट देखते हैं। यानी भारत का पहला एक वेटलैंड्स है जिसका मैनेजमेंट पब्लिक भी देखती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, दोनों मिलाकर इसका देखते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी पंजाब है। ब्यास की बात करेंगे, ब्यास संरक्षण ये भी पंजाब में, और नांगल की भी बात करेंगे पंजाब में। अगर हम इन तीनों की बात करें, तीनों पंजाब में स्थित हैं। आगे अगर हम बात करेंगे नवाब पक्षी अभयारण्य, पार्वती सामन की बात करेंगे, समासपुर की बात करेंगे, सांडी की बात करेंगे, सरसई की बात करेंगे, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो बड़ा आसान है याद करना। 6 की बात करेंगे, 6 उत्तर प्रदेश में, 3 पंजाब में है और 1 महाराष्ट्र में स्थित है।
टोटल 10 हैं, इनसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे हम नवाबगंज की बात करेंगे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का दूसरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस वेटलैंड्स को लेकर। आगे हम बात करते हैं सरकार ने कौन कौन से कदम इस वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए किए हैं। पहला, सरकार ने इसमें डेटा को कलेक्ट किया है कि कहाँ कहाँ पर वेटलैंड्स हैं, कैसे कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने डेटा तैयार किया। दूसरा, सरकार ने इनके लिए हेल्थ कार्ड एक जारी किया है। वेटलैंड्स की सिचुएशन कैसी है उसको लेकर उन्होंने गवर्नमेंट ने वेटलैंड्स हेल्थ कार्ड जारी किया। तीसरा, हम बात करेंगे वेटलैंड्स मित्र का निर्माण किया, यानी वेटलैंड्स को सुरक्षित करने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की, जिन लोगों को हम वेटलैंड्स मित्र कहते हैं। आगे सरकार ने वर्ष 1985 और 86 में इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाए ताकि हम आर्द्र भूमि को यानी वेटलैंड्स को सुरक्षित कर सकते हैं। और हम अपने अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 51 में जहां हमारे मौलिक कर्तव्य शामिल होते हैं, वहां पर 51 के ए में और उसके अभी जो जी खंड है उसमें आर्द्र भूमि का उल्लेख मिलता है। तो ये सरकार के द्वारा उठाई गई जो कदम है, हालांकि अभी भी सरकार इसमें कुछ कदम उठा रही है। आगे हम बात कर लेते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 की बात कर लेते हैं। इससे पहले ये रूल था 2010 का, और 2010 से भारत सरकार ने इसको चेंज करके 2017 का नया नियम बनाया, क्योंकि 2010 का अगला